नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। विकास में तत्काल गति लाने की जरूरत है, दैनिक भास्कर। घरेलू श्रम का उचित आकलन, राशि सहारा। भारत के वृद्ध होने की शंका। जीवाश्म ईंधन काबू आसान नहीं, प्रमोद भार्गव। अब आगे विस्तार से। विकास में तत्काल गति लाने की जरूरत है, दैनिक भास्कर। अर्थशास्त्रियों के बीच इन दिनों भारत को लेकर एक जुमला प्रचलित है, विकास की गति अगले 25 वर्षों में तेज करें, वरना भारत समृद्ध होने से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा। यानी फिर कभी भी देश समृद्ध होने के बारे में नहीं सोच पाएगा, क्योंकि गरीब अर्थव्यवस्था में विकास तो छोड़िए, आधी से ज्यादा वृद्ध आबादी की देखरेख भी एक बड़ी समस्या होगी। अभी भारत प्रति व्यक्ति आय में दुनिया में 129वें स्थान पर है, जबकि मानव विकास सूचकांक में 132वें पर। सांख्यिकी लाभ का काल वर्ष 2018 से शुरू हुआ, जो अगले 30 साल तक रहेगा। सांख्यिकी के अनुसार भारत के लिए 2020-40 का काल स्वर्णिम है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश के 80% लोग आज भी गरीबी के कारण सुपोषित नहीं है। तकनीक कौशल भी उस स्तर का नहीं है जो उसे वैश्विक स्पर्धा में बनाए रखे। औसत विकास दर अगर 6% की दर भी रहे तो अगले 12 साल में प्रति व्यक्ति आय दूनी होगी। आज आय $2,250 है, जो सन 2047 में लगभग $10,000 होगी। वह आय भारत को मात्र निम्न मध्यम वर्ग में ही रख सकेगी। लिहाजा समृद्ध होने से पहले इस 60% बूढ़ी आबादी के भरण पोषण का जिम्मा शायद ही देश उठा पाएगा। एनएफएचएस 5 के अनुसार 15 से 49 वर्ष की 57% महिलाएं खून की कमी से ग्रसित हैं। सीआईआई की रिपोर्ट कहती है कि देश के कार्यबल के मात्र 3% ने ही किसी किस्म की औपचारिक वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल की है। क्या ऐसी शिक्षा या ट्रेनिंग भारत को अमृतकाल में ले जाएंगी? कहीं हम मौका चूक तो नहीं रहे हैं? घरेलू श्रम का उचित आकलन, राशि सहारा। जरूरी नहीं है कि घर में रहने वाले सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार होता हो। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि घर जैसे निजी स्थान पर अन्याय के मामले में कोई संविधान रिक्तता नहीं होने की बात भी उठाई। उन्होंने कहा कि घरों में सुरक्षा की सामान्य भावना के बावजूद इस बात की काफी संभावना है कि कुछ लोगों के लिए गैर बराबरी और अनुचित व्यवहार हो रहा है। बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में अतीत में अदालतों ने व्यक्ति के बजाय विवाह संस्था को विशेषाधिकार दिया है। घरों को निजता के संवेदनशील स्थान के रूप में सुरक्षित स्थान माना जाता है, जो संवैधानिक कानून के मूल सिद्धांतों के अमल से युक्त हैं। उन्होंने सवाल किया है कि घर गृहिणी के लिए आर्थिक गतिविधि की जगह है, जहां उसे उसके कार्य के लिए उचित पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए खास कार्यों और व्यवसायों तक सीमित रखने की बात भी मुख्य न्यायाधीश ने उठाई है और इसे उनके अधिकारों का उल्लंघन माना है। महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम मेहनताना मिलता है और उन्हें हाशिए पर रखा जाता है। आमतौर पर इतने बड़े मंच से साधारण प्रतीत होने वाली महिलाओं के पक्ष की ये असाधारण बातें नहीं की जाती हैं। यह सच है कि अतीत से अब तक महिलाओं के श्रम को कोई तवज्जो नहीं दी जाती रही है। नियमित घरेलू काम को किसी भी तरह के श्रम के कोष्ठकों के दरमियान नहीं रखा गया है। यहाँ तक कि अब भी सरकारें विवाह संस्था के अंतर्गत आने वाले स्त्री अधिकारों को लेकर मौन रहने में ही भलाई समझती हैं। अदालतों के बार-बार कहने के बावजूद ये आम घरेलू स्त्री के पक्ष में कानून बनाने में हिचकती हैं। संवैधानिक नज़रिए से देखा जाए तो घरेलू मोर्चे पर होने वाला श्रम अवैतनिक दायरे में आता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यदि अवैतनिक घरेलू श्रम की कीमत चुकता की जाए तो देश की जीडीपी में जबरदस्त उछाल आ सकता है। वहीं आम कामगार से लेकर विशिष्टता प्राप्त महिलाओं तक को समुचित पारिश्रमिक न मिलने की बात पूरी दुनिया में की जाती है। बच्चियों और महिलाओं के साथ रोजाना सरेराह होने वाले लैंगिक और यौन लैंगिक तथा अनुचित व्यवहार को रोक पाने में सरकारें और व्यवस्था पूरी तरह असफल हैं। जिस वक्त ये उनकी प्राथमिकता में शामिल हो जाएगा, वो तब सुधार खुद ब खुद नजर आने लगेंगे। भारत के वृद्ध होने की शंका, तो ये 2047 अमृतकाल तक भारत की संभावित वृद्धि दर सालाना औसतन 6% रहती है, तो भी वह निम्न मध्यम अर्थव्यवस्था बना रहेगा और उस समय तक भारत का जनसांख्यिकीय लाभ भी जाता रहेगा। यह बात भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कही है। हैदराबाद में मंथन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में रविवार को राजन ने कहा कि अगर देश तेज वृद्धि हासिल नहीं करता है तो वह अमीर होने से पहले वृद्धि जनसांख्यिकीय रूप से हो जाएगा, जिसका मतलब है कि उस समय देश पर बड़ी उम्र वाली आबादी का भी बोझ होगा। हालांकि राजन से बाकायदा विश्लेषणात्मक अंदाज में अपने कहे की पुष्टि में जोरदार दलील दी कि लेकिन जैसा कि मोदी सरकार बारंबार आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के और भी ऊंचे पायदान पर जा पहुंचने का दावा करती है, उससे राजन का कथन विरोधाभासी लगने लगता है। आज अर्थव्यवस्था के बुनियादी कारक भी मजबूत हैं, तो सहसा राजन के कहे पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन वस्तुस्थिति जान लेना जरूरी होता है। और वस्तुस्थिति यह है कि बेरोजगार की स्थिति विचलित करने वाली है। विकसित होने के लिए पारंपरिक रूप से बताए जाते रहे रोजगार के स्थानांतरण, कृषि से मैन्युफैक्चरिंग और फिर सेवा क्षेत्र में संबंधी कारकों के मामले कोई ज्यादा आश्वस्तकारी स्थिति नहीं है। मौजूदा आर्थिक रफ्तार
श्रम बल में तेजी से शामिल होने वाले सभी लोगों को रोजगार मुहैया नहीं करा पा रही है। आज जो अमीर देश हैं वे कृषि क्षेत्र से निर्माण क्षेत्र के से सेवा की ओर बढ़ते हुए विकसित देशों की जगत की कि आज जो अमीर देश हैं वे कृषि क्षेत्र से निर्माण क्षेत्र से सेवा की ओर बढ़ते हुए विकसित देशों की जमात में शुमार हुए हैं और आज इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं सेवा आधारित हैं। आंकड़े भी तस्दीक करते हैं कि इन देशों में 70% श्रम बल सेवा क्षेत्र में नियोजित है और बाकी का 20% विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत है। निर्माण और कृषि क्षेत्र में 5-5% श्रम बल ही खपा हुआ है। भारत में मौजूदा स्थिति कहीं से भी इस प्रकार से सेवा क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के तब्दील होने की आश्वस्ति नहीं देती है। उस पर ज़्यादातर श्रम बल प्रशिक्षित नहीं है। आबादी लाभकारी की बजाय बोझिल हुई जा रही है और ऑटोमेशन के चलते और भी निराशाजनक व प्रतिकूल परिदृश्य उभरता है। कुल मिलाकर कहना होगा कि चुनौतियाँ बड़ी हैं। जीवाश्म ईंधन काबू आसान नहीं। प्रमोद भार्गव। धरती पर रहने वाले जीव जगत पर करीब 3 दशक से जलवायु परिवर्तन के वर्तमान और भविष्य में होने वाले संकटों की तलवार लटकी हुई है। मनुष्य और जलवायु बदलाव के बीच दूरी निरंतर कम हो रही है। अतः इस संकट से निपटने के उपाय तलाशने की दृष्टि से 198 देश दुबई जलवायु सम्मेलन COP28 में एकत्रित हुए। परिचर्चाओं से निकले निष्कर्ष के तहत कोयले, तेल और गैस अर्थात जीवाश्म ईंधन का उपयोग धीरे-धीरे खत्म करना है, लेकिन विकासशील देश थोड़े असहमत रहे कि इस समझौते की जो शर्तें हैं वे एक तो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, दूसरे उन्हें अमीर देशों की आर्थिक मदद के बिना पूरी करना आसान नहीं होगा। सम्मेलन का प्रमुख लक्ष्य था कि दुनिया उस रास्ते पर लौटे जिससे बढ़ते वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक केंद्रित किया जा सके। 100 से ज़्यादा देश 2030 तक दुनिया की नवीकरणीय योग्य ऊर्जा को बढ़ाकर 3 गुना करने पर सहमत भी हो गए। इसके अंतर्गत अक्षय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत सूर्य, हवा और पानी से बिजली बनाने के उपाय सुझाए गए। इस सिलसिले में उरुग्वे जैसे देश का उदाहरण दिया गया जो अपनी जरूरत का 98% ऊर्जा इन्हीं स्रोतों से प्राप्त करता है। लेकिन ऐसे देश अपवाद हैं। हकीकत यह है कि यूक्रेन और रूस तथा इजराइल व हमास के बीच भीषण युद्ध के कारण कोयला जैसे जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा उत्पादन का प्रयोग बढ़ा है और बिजली उत्पादन के जिन कोयला संयंत्रों को बंद कर दिया गया था फिर उनका उपयोग फिर से शुरू हो गया है। पर्यावरण विज्ञानियों ने बहुत पहले जान लिया था कि औद्योगिक विकास से उत्सर्जित कार्बन और शहरी विकास से घटते जंगल से वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है जो पृथ्वी के लिए घातक है। इस सदी के अंत तक पृथ्वी की गर्मी 2.7% बढ़ जाएगी। मानव निर्मित वैश्विक आपदा से निपटने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP के नाम से जब भी जाना जाता है का आयोजन होता है। इस बार COP की 28वीं बैठक दुबई में संपन्न हुई। सम्मेलन में लगभग पुरानी बातें दोहराई गई। पेरिस समझौते के तहत वायुमंडल का तापमान औसतन 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने के प्रयास के प्रति भागीदार देशों ने वचनबद्धता भी जताई थी, लेकिन COP28 वास्तव में अभी तक 56 देशों ने ही संयुक्त राष्ट्र के मानदंडों के अनुसार पर्यावरण सुधार की घोषणा की है, जिसमें यूरोपीय संघ, अमेरिका, चीन, जापान और भारत शामिल हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन तथा इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के चलते लगता नहीं कि कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को जो बढ़ावा दिया जा रहा है वह स्थिर रह पाएगा। कारण जिन देशों ने वचनबद्धता निभाते हुए कोयला से ऊर्जा उत्सर्जन के जो संयंत्र बंद कर दिए थे उन्हें रूस द्वारा गैस देना बंद कर जाने के बाद फिर से चालू करने की तैयारियां हो रही हैं। 2018 ऐसा वर्ष था जब भारत और चीन में कोयला से बिजली उत्पादन में कमी दर्ज की गई थी। नतीजतन भारत पहली बार इस वर्ष के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में शामिल हुआ है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में COP25 में यह रिपोर्ट जारी की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 57 उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले देशों में से 31 में उत्सर्जन का स्तर कम होने के रुझान इस रिपोर्ट में दर्ज थे। इन्हीं देशों से 90% कार्बन का उत्सर्जन होता रहा है। अमेरिका खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में इसलिए आ गया है क्योंकि उसने जलवायु परिवर्तन की किल्ली उड़ाते हुए इस समझौते से बाहर आने का निर्णय ले लिया था। हकीकत यह है कि अमेरिका ने कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण के प्रयास ही नहीं किए। बदलते हालात में हमें जिंदा रहना है तो जीवन शैली को बदलना होगा। तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक काल के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है तो कार्बन उत्सर्जन में 43% की कमी लानी होगी। IPCC ने 1850-1900 की अवधि को पूर्व औद्योगिक वर्ष के रूप में रेखांकित किया हुआ है। इसे ही बढ़ते औसत वैश्विक तापमान की तुलना के आधार के रूप में लिया जाता है। गोया कार्बन उत्सर्जन की दर नहीं घटी और तापमान में 1.5 डिग्री से ऊपर चला गया तो असमय अकाल, सूखा, बाढ़ और जंगल की आग की घटनाओं का सामना निरंतर करते रहना पड़ेगा। बढ़ते
बढ़ते तापमान का असर केवल धरती पर होगा ऐसा नहीं है, समुद्र का तापमान भी इससे बढ़ेगा और कई शहरों के अस्तित्व के लिए समुद्र संकट बन जाएगा। चूँकि विकासशील देश ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं, इसलिए उन्हें कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए विकसित देशों से आर्थिक मदद की ज़रूरत है। सीओपी 28 के ठीक पहले आई एडप्टेशन गैस रिपोर्ट 2023 अंडर फाइनेंस में कहा गया है कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर एडेप्टेशन अर्थात अनुकूलन के लिए जितनी वित्तीय मदद की जा रही है, उससे कहीं अधिक 10 से 18 गुना आर्थिक मदद की ज़रूरत है। यदि मदद नहीं मिलती है, तो ज़्यादातर विकासशील देश हाथ पर हाथ धरे अगले सम्मेलन तक बैठे रहेंगे। धन्यवाद।